हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी। तो ये सेशन आपका जीके जीएस का है, प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से हिंदी के और अंग्रेजी के भी प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से जुड़ करके आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनो और ड्राइवर पदों की भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो देख लो भाई पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जीके में जिसने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर लिए वो सिलेक्शन का पात्र हो जाता है। भाई कैसे? भाई हिंदी तो लगभग सभी ने पढ़ रखी है, जीके सभी ने पढ़ रखी है, और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी लगभग सभी ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जीके में कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप जुड़ करके अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाते हैं जो कि परीक्षा के लिए संभावित है। लास्ट ईयर में आपके 25 में से 18 क्वेश्चन पढ़ाई गए, जो आपकी क्लासें हैं उनसे लगभग 18 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। अगर आपके 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है, हालांकि चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। वो तो पेपर एग्जामिनर कैसे बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे हैं, हालांकि बनाएंगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, तो सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। और जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी आप अपनी तैयारी मजबूत बना के रखें, सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस समय से मिल सकें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से मैं आपको पीडीएफ देता रहूँगा। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ऐप में प्रैक्टिस के लिए पूरे फुल लाइव टेस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सभी को कोशिश करना है, आंसर देना है। पहले क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा ये गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो आंसर यहाँ पर जल्दी से करना है। ठीक है, स्पीड में आंसर देना है। क्वेश्चन मैं बोलूँगा, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। ठीक है, और ये भी पूछ सकता था कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है 52 नंबर क्वेश्चन पे आपको सही उत्तर बताना है। फटाफट से आप अपना आंसर बताएंगे। सलवा है, राम राय है, कृष्णदेव राय है, हरिहर और बुक्का। निम्न में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी। तो आंसर यहाँ पर आपने क्या कर लिया, सही डी कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ये रहा आपका प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 53 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पे मोरारजी देसाई, तीसरा है ये जगजीवन राम, और चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछेगा कि अब पैटर्न थोड़ा सा क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो हालांकि सिलेबस वही है लेकिन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो आप जब प्रैक्टिस वैसी करेंगे तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। हालांकि सेशन को लाइक ज़रूर आप लोग कर दिया करिए,
जिससे कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके, साथ ही साथ आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। 54 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने इसमें से कौन से आंदोलन है जिसमें नेतृत्व नहीं किया है। तो पहला तो दिया गया अवध के किसानों का आंदोलन 54 नंबर पे। तो अवध के किसानों का आंदोलन, क्या इस आंदोलन में गांधी जी ने अपना नेतृत्व किया है? नहीं किया है, इसमें नहीं किया है। ठीक है, कपड़ा मिल वर्कर्स आंदोलन, ये तो गांधी जी ने किया है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे दमनकारी बागान व्यवस्था के विरोध में चंपारण आंदोलन, ये भी गांधी जी ने किया है। सत्याग्रह खेड़ा के किसानों के समर्थन के लिए आंदोलन, ये भी गांधी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा था कि आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने नहीं किया है, तो किसका नहीं किया? अवध के किसानों का, या अवध के किसानों द्वारा आंदोलन, इसका नेतृत्व तो गांधी जी द्वारा नहीं किया गया है। अब यहाँ पर बात ये आती है, आपसे अगर पूछता है कि कपड़ा मिल वर्कर्स आंदोलन जो हुआ ये कब हुआ, तो ये 1918 में हुआ। इसके बाद में चंपारण आंदोलन, ये 1917 में हुआ। ठीक है, और ये सत्याग्रह खेड़ा के किसानों के समर्थन के लिए आंदोलन, ये कब हुआ? तो ये 1918 में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और ये इसकी बात हो रही थी अवध के किसानों द्वारा आंदोलन, ये कब हुआ था? तो देखिएगा ये हुआ था 1920 में। ठीक है, अवध किसान सभा का गठन हुआ था और आंदोलन हुआ था फिर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 55 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बताइएगा निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? देखिए 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात्रि छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है, आपको ये बताना है कि किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 23 डिग्री और 30 सेकंड नॉर्थ। ठीक है, यानी उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 57 नंबर में कह रहा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? अब इसमें तो भाई आप सभी जानते हैं, आपका यूपी है तो आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 58 नंबर है। वर्षा या ओलों की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? जिसमें है मेघ बीजन, मेघ बिंदुक, मेघ विस्फोट, मेघ गुच्छे। इस पूरे कथन के लिए अगर आप समझ गए होंगे तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाना सही है?
तो आंसर हो जाएगा मेघ विस्फोट, क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको और किस नाम से बुलाते हैं? तो इसको बुलाते हैं सवाना। सवाना, ठीक है, ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को सवाना घास मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 60 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरण योग्य नहीं है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो कि नवीकरण योग्य नहीं है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा के नवीकरण ऊर्जा स्रोत हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो आंसर यहां पर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, नवीकरणीय योग्य नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये 61 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इकतालीसवें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? आंसर यहां पर करेंगे राजेंद्र मल्लोड़ा। राजेंद्र मल्लोड़ा, राजेंद्र मल्लोड़ा। अच्छा, वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़, नाम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 62 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कह रहा है भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे सभी लोग। यहाँ पर आपसे 63 नंबर में पूछ रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ध्यान देना, पूछ रहा है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फटाफट से सबको आंसर देना है। पहले ऑप्शन में आपको ये दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्या कह रहा है? प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्या ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। दूसरे में आपसे कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाता है। आंसर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 64 नंबर आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई धातुओं में कौन विद्युत की सर्वोच्चतम चालक है? तो ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। पहले नंबर पे चांदी होगी आपकी, चांदी, कॉपर, फिर एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, सिल्वर, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 65 नंबर आपके स्क्रीन पर है। CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। कार्बन की संयोजकता 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर आपसे कह रहा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन। 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ में
दो निलय, दो अलिंद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 67 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा खादी ग्रामोद्योग द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना SPIN स्पिन का पूरा नाम क्या है? तो इसमें पहले में दिया गया है स्पन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, दूसरे में है स्पेशलिस्ट, क्या दिया गया? स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, दूसरे में दूसरा हो गया। तीसरे में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है स्ट्रेंथिंग दी पोटेंशियल ऑफ इंडिया, तीसरे में दिया गया स्पन प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। सही कौन सा है? तो इसमें स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत की क्षमता का मजबूतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन के उत्पादन से संबंधित है। शहद, आलू, तेल, बीज, भिंडी। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आपकी संबंधित है आलू से। किससे? आलू से। अगर पीली क्रांति की बात करेगा तो क्या करोगे? सरसों, तेल, बीज के उत्पादन से संबंधित हो जाता है। गोल्डन क्रांति की अगर बात करोगे तो इसमें शहद और जो है बागवानी के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर इसमें आपसे कह रहा है पेंटियम का संबंध, पेंटियम का संबंध कंप्यूटर के किस भाग से है? पेंटियम का संबंध कंप्यूटर के किस भाग से है? इसमें डीवीडी दिया, हार्ड डिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर है और माउस दिया गया है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंटियम का संबंध है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से है। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे कह रहा है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, जो कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने से पहले यूपीएस में पावर सप्लाई दी जाती है। ठीक है, चलिए यूपीएस के माध्यम से कंप्यूटर में पावर सप्लाई दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है या कहलाता है? 71 नंबर पे तो भाई कानपुर है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 72 नंबर है। कह रहा वाराणसी के निकट स्थित मंडुआ हीड, नहीं सॉरी, मंडुआ डीह, मंडुआ डीह किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? जिसमें दिया गया भारतीय आयुध कारखाना यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल। वाराणसी के निकट स्थित मंडुआ डीह किस स्थान के लिए, मंडुआ डीह किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि ये आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? करंट कहाँ ही है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 2 जून 2024 को भारत के अनुभवी क्रिकेट विकेट कीपर हैं ये दिनेश कार्तिक, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीनगर में। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। कितने आप सही उत्तर दे पाए कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए।